हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईबीसीएल में पूरा का पूरा ईबीसीएल का दिल्ली दर्शन किया था, यानी कि अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझा था कि हमारा सब्जेक्ट कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। हमने पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था कि हम कैसे जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, राइटिंग स्किल की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मैं आपकी राइटिंग स्किल को चेक करूंगा, किस तरीके से आप नोट्स मेरे बुक से पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को रेफर करेंगे या नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बड़े सारे चीज़ को डिस्कस किया था हमने। और जिन बच्चों ने इन चीज़ों को नहीं किया था लास्ट क्लास को, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, पहले उस क्लास को करें फिर इस क्लास पे आए, क्योंकि वहाँ पे हमने बेस की बड़ी सारी बातें की हुई है। आइए, हम लोगों ने सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद हमने कहा था कि हमारा जो सिलेबस, जिसमें हमने देखा था कि 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट में पार्ट 2 हमारा जो है, जो 25 मार्क्स का, यह है कॉम्पिटिशन एक्ट। हम सबसे पहले इस पार्ट 2 को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि 25 मार्क्स हमारा कवर हो जाए। लेकिन इस 25 मार्क्स को कवर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उससे पहले के एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ने की, जो 35 मार्क्स के लिए है, लेकिन अकेला नहीं, सब मिल करके। अकेला इसका वेटेज जो है वो 5 to 10 मार्क्स का है। तो अगर हम देखें तो ये 5 to 10 मार्क्स और ये 25, यानी कि 30 to 35 मार्क्स का जो है वो पोर्शन पहले हम कवर करना चाहते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों को हमने देखना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली उस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ एक साथ हो सकता है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम उसे उसी सीक्वेंस में करेंगे ताकि हमारा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रहे, चीज़ें याद रह सके। तो हमने एक यूनिट बनाया अपने तरफ से, और वो क्या था? एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर। यानी एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर में जहां से एक्ट की शुरुआत हुई, एमआरटीपी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, इन तीनों को जब हम पढ़ेंगे तो जाकर के ये हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होगा। तो हमने जो है वो चीज़ों को पढ़ना शुरू किया था, और हमने इसमें सबसे पहले देखा कि किस तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड 3 एक्ट हमारे पास आए। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब हमने सोचा कि हम अपने देश का विकास करें, डेवलपमेंट करें, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ था कि जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खुद यहाँ पे बना करके कंज्यूम ना करें, खुद ना बनाएं, खुद सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड ना करें, तब तक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है उन चीज़ों को कंज्यूम करने की। कंज्यूम कोई चीज़ तब किया जाएगा जब आप कंज्यूमर को भरोसा दिलाते हैं कि सामान वैसा ही है जिसके लिए आपने पे किया है, सर्विस उसी क्वालिटी का है जिसके लिए आपने पे किया है। अगर ये भरोसा दिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सामान कंज्यूम होगा। सामान ज़्यादा कंज्यूम होगा तो उसे ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगा, हमारा जो है वो ग्रोथ होगा। तो इसको लेकर के पहला एक्ट जो बना वो बना एमआरटीपी एक्ट 1969 में। समय बदलता गया, चीजें बदलती गई। यहां हमने जो है बहुत हद तक प्रोविजन कर दिया कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, पंखा खरीद के लाए, ठीक से नहीं चल रहा है, टीवी खराब हो गया, अब इन चीजों के लिए अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो फिर पता चला कोर्ट अपने बाकी चीजों को छोड़ करके आपके केसेस को सबसे लास्ट में जो है देखेगा, लिस्ट प्रायोरिटी देगा। तो ऐसे केस में करे क्या? तो कहा इनके लिए अलग से जो है वो चीजों को बनाओ। पहले एमआरटीपी एक्ट बनाया, उसमें प्रिवेंटिव चीज तो ज्यादा दिया कि खराब सामान ना पहुंचे, खराब सर्विसेज आप तक ना पहुंचे, लेकिन रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो उतना अच्छा नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। समय बदलता गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे हमने उन चीजों को दूर कर दिया, उन गलतियों को जो है वो ठीक कर दिया, उन शॉर्टकमिंग को इंप्रूव कर दिया जो एमआरटीपी एक्ट में था। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दोनों ही बातें, प्रिकॉशन भी, प्रिवेंशन भी, कि खराब सामान आप तक नहीं पहुंचे, खराब सर्विसेज आप तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच गया, आपको नुकसान हुआ है, तो कैसे आपको हम कंपनसेट करेंगे। और उसके लिए अलग से कोर्ट, अलग से फोरम बनाया, जिसमें दिए हुए टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड दिया हो, इसका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है कि कितने टाइम के भीतर हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर समय बदलता गया, समय बदलता गया, दोनों एक्ट एक साथ काम करते चले गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एमआरटीपी एक्ट। लेकिन जब समय ज़्यादा बदलता गया तो 1969 और आज के हालात में बहुत अंतर हो गए।
पहले जो बिजनेस का तरीका था, मर्जर अमलगमेशन नहीं होता था, टेक ओवर की कोई बात नहीं होती थी, इंडिया के बाहर से इंडिया में बहुत कम बिजनेस होता था। आज के समय में इंडिया के बाहर की कंपनी इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के इंडियन कंपनी आए दिन मर्जर टेक ओवर कर रही है। इन चीज़ों के कारण जो है वो कंज्यूमर को अगर किसी तरीके से सामान या सर्विसेज को लेकर के कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो उसको रिलीफ देने के लिए ये एक्ट थोड़ा हल्का पड़ने लगा, इररेलेवेंट होने लगा। बहुत अमेंडमेंट होता गया, अंत में जब लगा कि सिर्फ अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा तो हमने पूरा का पूरा एक्ट जो है वो बनाया और इसे हटा दिया, यानी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। फिर जाकर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट साथ साथ जो है वो जिम्मेदारी पूरा कर रहा था, लेकिन फिर बदलते समय के साथ हमने हटाया नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, इसमें अमेंडमेंट लाया और अब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, साथ में आपको पढ़ना है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, लेकिन आपके सिलेबस में एमआरटीपी एक्ट 1969 के भी वो बेसिक एस्पेक्ट दिए हुए, क्योंकि वहां से ही आपका एक्ट निकल करके आया है। तो चलिए, पहला हमला जो है हमें जो करना है वो एमआरटीपी एक्ट के लिमिटेड एस्पेक्ट पे करना है। वहां से हमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट जो है वो कहिए चीजों को पढ़ना है, एक आरटीपी क्या है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कंपटीशन एक्ट में उसका जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसमें कैसे थोड़ा मॉडिफिकेशन आ गया है वो तभी हम समझ पाएंगे जब पहले वाले चीजों को देख लेते हैं। तो चलिए, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच जाते हैं एमआरटीपी एक्ट की दुनिया में 1969 में। ये एक्ट जब आया तो इस एक्ट ने क्या देखा? इस एक्ट ने देखा कि कुछ लोग, कुछ कंपनी, जो लोग सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग आपस में मिल करके अगर कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि अपना मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, यानी अगर अकेले हैं तो भी मोनोपोली कर रहे हैं, अगर दो लोग मिल करके तो दोनों आपस में मिल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मनचाहे दाम पे चीजों को बेचेंगे। मजबूरी है लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि वो उनके एसेंशियल सामान है। सोचिए जरा, दवाइयां आप अक्सर सुनते हैं, देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो बैन लगाती है, गवर्नमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन इशू करती है। आप कोरोना को लेकर के ही देखें, डॉक्टर लैब हो, थायरोकेयर हो, एसआरएल हो, जितनी भी तरह की कंपनीज है जो टेस्ट करती है, कोरोना से रिलेटेड टेस्ट करती है, वो जो है वो काफी पैसे ले रहे थे। गवर्नमेंट ने जो है वो सर्कुलर जारी किया, गवर्नमेंट ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया, गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दिया और कहा कि नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन चार्ज, नॉट अ सिंगल पैथोलॉजी कैन चार्ज मोर देन दिस मच फॉर कोरोना टेस्ट। ये करना पड़ा। ठीक उसी तरीके से इस एक्ट में भी कहा गया कि कहीं भी अगर इस तरह से काम हो रहा है कि दो कंपनी आपस में मिल गई और मनचाहे दामों पे चीजों को बेच रही है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोगों की नीड की चीज है। तो यहाँ पे एमआरटीपी एक्ट जो आया उसने कहा कि हम मोनोपोली को रोकेंगे, यानी कि ये नहीं कि जितने मर्जी उतने दाम पे बेचो, भाई आप बेचो, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट कुछ और जितना मर्जी उतना मुनाफा कमा लो। नहीं, रीजनेबल प्रॉफिट आपका राइट है, वरना आप बिजनेस क्यों करेंगे? हर कोई प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस चलेगा भी नहीं। तो कहा बिल्कुल आप अलाउड है प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन रीजनेबल। मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते हैं आप, मोनोपोलिस्टिक तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते। कहा ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आसान सी बात थी। कहा कि अगर दो कंपनी आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिल करके जानबूझ करके ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि दोनों एक हो गए। अभी तो दोनों में कंपटीशन था, अब दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होगा, दोनों एक साथ करेंगे, दाम ज्यादा लेकर के करेंगे। कहा नहीं, ऐसे केस में हम ऐसे करने से रोकेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये मोनोपोली की तरफ ही गया। तो मोनोपोली नहीं करने देंगे। एमआरटीपी एक्ट आया और बोला कि नो, मोनोपोली हम नहीं करने देंगे। कहा कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो हम वो भी नहीं करने देंगे, और ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने देंगे। मोनोपोलिस्टिक तो समझ में आ गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन जो अपने 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ आया, जो 4 लिखे हुए मिल जाता है 3 में ही। एक तो मोनोपोली को रोकना, दूसरा अगर बड़े बड़े प्लेयर आपस में मिल करके जो है वो कुछ ऐसा जो है वो इकोनॉमी क्रिएट करना चाहे, ऐसा सीन क्रिएट करना चाहे जिससे मोनोपोली हो, तो वैसे लोगों को आपस में मिलने नहीं देंगे। दूसरा बात। तीसरा कहा कि आरटीपी क्रिएट नहीं करने देंगे, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करने नहीं देंगे, और चौथा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। अब बात यह आती है कि शुरू के 2 बात तो क्लियर है कि बड़े बड़े कंपनी आपस में मिलेंगे, मिलने के कारण उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे जो है वो कंपटीशन पे, तो भाई ऐसा नहीं करने देंगे। सिंपल है, काम खत्म।
अगर आप जो है वो एक्सेसिव प्राइस पे बेचेंगे, मोनोपोली क्रिएट करेंगे, जरूरत से ज्यादा चार्ज करेंगे, तो हम ऐसा करने नहीं देंगे, बात खत्म। लेकिन ये आरटीपी क्या हुआ, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या हुआ, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या हुआ, इसके एस्पेक्ट थोड़े ब्रॉड हो गए। तो अब यहां से ये दो चीज हमें पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है अपने इस एमआरटीपी में, क्योंकि इसी एमआरटीपी को किसमें बदल दिया गया है, कंपटीशन एक्ट 2002 में। लेकिन वहां पे कैसे इस आरटीपी का यूज किया गया, और प्लस इस एमआरटीपी के बाद जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम जाएंगे तो वहां भी वर्ड यूज करेंगे आरटीपी यूटीपी, और देखिएगा वहां पे थोड़ा सा चेंज लाएंगे, लेकिन मैक्सिमम यही एस्पेक्ट रहेगा, यही जो डेफिनेशन है वो वहां भी काम आएंगे। बस अंतर इतना ही होगा कि डेफिनेशन ये है, प्रोटेक्शन देने वाला होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या थोड़ा वो मॉडिफिकेशन और भी चीजों को डालेगा आरटीपी और यूटीपी में। तो अब हमारा पहला काम है आरटीपी समझना, आरटीपी है क्या, किस तरह की एक्टिविटी को आरटीपी में डालेंगे। अब अगर कोई आरटीपी कर रहा है तो क्या करेंगे, ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताएगा कि नहीं करने देंगे, कैसे रोकेगा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताएगा। एमआरटीपी एक्ट तो बस ये बोल करके चला जाएगा कि अगर कोई इस तरह से बिजनेस कर रहा है तो वो आरटीपी कर रहा है, अगर कोई इस तरह से बिजनेस कर रहा है तो यूटीपी कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहेगा कि हम उसकी ऐसी की तैसी कर डालेंगे, उसे ये करने नहीं देंगे। तो रोकेंगे कैसे उसे, कौन कंप्लेन फाइल करेगा, सब जवाब देगा। कौन देगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तभी तो मैंने बोला कि आप अलग अलग इसे पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर बिना एमआरटीपी एक्ट की चीजों को जाने में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो बस ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग सा है। बिना एमआरटीपी और बिना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़े हुए कंपटीशन एक्ट को पढ़ेंगे तो फिर लगेगा कि कुछ मिसिंग सा है, कुछ मिस हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हम कंपटीशन एक्ट में पहुंचेंगे जो बाद में आए, तो वहां पे दोनों एक्ट की बात होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी। क्यों भाई, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये चीज नहीं कर पाता था, इसीलिए आया कंपटीशन एक्ट। लेकिन हमने तो पढ़ा ही नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले। अब जब वहां पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आएगा कि एमआरटीपी एक्ट में ये कमी थी, इसलिए आया कंपटीशन एक्ट। तो था क्या भाई एमआरटीपी एक्ट में, इसीलिए आपके सिलेबस में ये तीनों दिया हुआ है, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट बहुत ब्रॉड में है। एमआरटीपी एक्ट के दो डेफिनेशन पढ़ने हैं, कौन कौन सा, आरटीपी और यूटीपी, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और अभी भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले कहा था हर जगह रुकेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, तभी तो हम बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पे किस किस तरह का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है, किस किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अब इन्हीं दो चीजों को, एक आरटीपी और एक यूटीपी का। ठीक है, आरटीपी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, किस तरह के बिजनेस करने के तरीके को आप आरटीपी कहेंगे। तो डिफाइन किया गया कि बिजनेस करने का कोई भी ऐसा तरीका, एनी ट्रेड प्रैक्टिस, बिजनेस करने का कोई भी ऐसा तरीका जो क्या करे, प्रिवेंट, डिस्टॉर्ट, रेस्ट्रिक्ट कंपटीशन इन एनी मैनर। अब ये तीनों वर्ड लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन ये इसीलिए लिख दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ है कि एक्ट और प्रोविजन बाद में बनते हैं, पहले लोग उसको तोड़ने के तरीके ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये वर्ड, डिक्शनरी वर्ड वगैरह को उठा करके बोल दे कि नहीं मैं कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कहाँ कर रहा हूं, मैं तो बस प्रिवेंट कर रहा था, मैं तो इसे डिस्टॉर्ट कर रहा था। तो इन्होंने इन सारे वर्ड को लिख दिया और कहा आसान शब्दों में कि बिजनेस करने का कोई भी ऐसा तरीका जिससे कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़े। और ये बुरा प्रभाव ही तो है कि कंपटीशन को आप प्रिवेंट कर रहे हैं, कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस करने का, आपके द्वारा बिजनेस करने का बिजनेस टेक्निक जो आपने अपनाया है, उसमें से कोई भी ऐसा बिजनेस टेक्निक, कोई भी ऐसा तरीका जिससे कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़े। एकदम आसान शब्दों में, कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़े, यानी कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो, कंपटीशन को आप प्रिवेंट कर रहे हो या कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यानी कंपटीशन को डैमेज कर रहे हैं, बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस तरीके को हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आ गया समझ में? लेकिन अभी मजा नहीं आया है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ठीक है सर, आपने डेफिनेशन बोला, हम समझ गए कि बिजनेस करने का कोई भी ऐसा तरीका जिससे जो है वो कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़े, चाहे आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, तो हम बोल देंगे कि ये आरटीपी है। लेकिन सर ये तो बताइए वो कौन सा तरीका है बिजनेस करने का, किस तरीके से बिजनेस कर रहा होगा तो आप बोलिएगा कि ये आरटीपी है। याद रखिए
इस समय हम सिर्फ एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके से आप बिजनेस कीजिएगा तो ये आरटीपी के कैटेगरी में आएगा। लेकिन याद रखिए, ये मत कहिएगा कि सर ऐसा होता तो है, या अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। इसका जवाब देने के लिए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो बताएगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, और अगर कोई मार्केट में ऐसा करता है तो क्यों करता है। ये दोनों ही जवाब देने के लिए इस समय एमआरटीपी एक्ट नहीं है। ये तो बस कह रहा है कि मैं बस डिफाइन कर दे रहा हूं आरटीपी यूटीपी, क्योंकि मैं तो एबॉलिस्ट हो गया, मुझे तो आप लोगों ने मार डाला। बस मेरी दो यादें याद रख लीजिए, आरटीपी और यूटीपी। और ये दो यादें इसलिए मेरी याद रखिए क्योंकि इन्हीं यादों के सहारे आपको आगे बढ़ना है। बाकी चीज मेरी भूल जाइए, क्योंकि मेरा ये यूटीपी और आरटीपी वर्ड जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी यूज किया गया है और दूसरे जो है वो एक्ट में भी यूज किया गया है। तो इसीलिए इसे याद रखना पड़ेगा, बाकी मुझे भूल जाइए, मजबूरी है, भूलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है तो जो हट गया है, जो सिलेबस में नहीं है, उसे भूलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो दिया हुआ है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कौन कौन सा वो तरीका, यानी एग्जाम्पल ऑफ आरटीपी। लेकिन याद रखिए जो बोला हूं वहां ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा होता तो है मार्केट में। मैं बोल तो रहा हूं अगर होता है तभी तो उसका नाम आरटीपी है, और अगर हो रहा है तो किसी को कैसे हम करने देते हैं और किसको नहीं करने देंगे, ये जवाब देगा कौन? ये जवाब देगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जवाब देगा। तो चलिए आते हैं किस पे, हम पहले आरटीपी पे फिर यूटीपी पे आएंगे। तो चलिए आरटीपी का डेफिनेशन जान लिया, एग्जाम्पल जानिए। पहला एग्जाम्पल, रिफ्यूजल टू डील। आपके एग्जाम में अलग अलग पूछ देता है। 3 मार्क्स में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्यूजल टू डील एंड एक्सक्लूसिव डीलिंग, जोड़ियों में पेयर में पूछ देता है 1.5 और 1.5 मार्क्स के लिए। या हो सकता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आरटीपी पूछ दे। अगर आरटीपी पे शॉर्ट नोट्स पूछ दिया तो वैसे केस में आरटीपी को पहले डिफाइन कीजिएगा जैसे मैंने किया है, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल का नाम लिखना रहेगा। तो पहले जरा सारे एग्जाम्पल कर लीजिए, फिर इस पे आते हैं और क्वेश्चंस को जरा पिक करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब देखिए, पहला है रिफ्यूजल टू डील और दूसरा है एक्सक्लूसिव डीलिंग। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान से समझिएगा। रिफ्यूजल टू डील, ये सब कुछ एग्जाम्पल में होगा ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। और नहीं, जिनको कुछ नहीं तो उनके लिए जय माता दी, रट्टा मारिए, लेकिन रट्टा मार के कितना काम कीजिएगा, समझिए, अपने लैंग्वेज में प्रोड्यूस कीजिए। रिफ्यूजल टू डील, मान लीजिए कि मैं जो है वो पेन बनाता हूं, मैं रेनॉल्ड्स नाम की कंपनी हूं, मैंने पेन बनाया, मैंने सबको पेन बेचा, लेकिन मैंने बोला मैं जय को पेन नहीं बेचूंगा। क्या बोला मैंने? मैं जय को पेन नहीं बेचूंगा, बना बनाया पेन मैं अपना नहीं बेचूंगा। वो भी आया, डिस्ट्रीब्यूटर है कि मुझे दीजिए, मैं आपका पेन बेचूंगा, मैं रिटेलर हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैं रिटेल करूंगा, रिटेलर को बेचूंगा। या रिटेलर आया बोला मुझे दीजिए, मैं बाकी लोगों को बेचूंगा। कहने का मतलब है मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको पेन सप्लाई नहीं करूंगा। बाकी चीजों को छोड़ दिए, सर हो सकता है टर्म्स कंडीशन फुलफिल ना हो रहा, नहीं, ये बात नहीं है। अगर टर्म्स पे एग्रीड नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर सारे के पास जो टर्म है उसी टर्म पे हम उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मना कर दिया कि मैं आपको नहीं बेचूंगा, मेरी मर्जी, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्यूजल टू डील। अब ये किन हालातों में क्या, किस कारणों से किया, फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे कुछ को ऐसा करने देंगे, कुछ को नहीं करने देंगे, ये सब जुडिशियल फैक्टर हो गया, सब बाद में डिसाइड होगा। लेकिन पहले मान लिया जाएगा कि ये रिफ्यूजल टू डील है। अब आपको ये अलाउ है या नहीं, ये बाद में देखेंगे, ये तो फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे देंगे। हो सकता है आपको इसलिए मैंने नहीं बेचा क्योंकि आप इसका यूज क्या करेंगे, एक बेचूंगा, आप इसको देखेंगे और इससे आप नकली बनाएंगे, पॉसिबल। तो इसीलिए इस पे क्या कैसे होगा ये तो आगे बात होगी। अभी तो अगर आपने ऐसा किया, चाहे किसी भी कारण से किया, अच्छे नियत से, बुरे नियत से, चीज को रोकने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए, दिस इज कॉल्ड आरटीपी। याद रखिए, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि आरटीपी क्या क्या है। तो आरटीपी का एक एग्जांपल रिफ्यूजल टू डील है। अगर आपने अपना सामान किसी को बेचने से मना किया, दिस इज कॉल्ड रिफ्यूजल टू डील एंड दिस इज आरटीपी। आपने किसी का सामान लेने से मना किया तो भी रिफ्यूजल टू डील है। मतलब मैं रेनॉल्ड्स कंपनी हूं, मैं पेन बनाता हूं, और इस बार मैंने क्या बोला वो सुनिए। इस बार मैंने क्या कहा? इस बार मैंने कहा कि मैं जय, वीरू, इन दोनों में से किसी से जो है वो प्लास्टिक नहीं खरीदूंगा, वो प्लास्टिक जिससे मैं पेन बनाता हूं। बाकी मैं सबसे खरीद रहा हूं, इनामिनाटिका, डायडेमोनिका, चिकामिकानिका, रमपम्पो, सबसे खरीद रहा हूं, लेकिन मैं जय वीरू से नहीं खरीद रहा हूं। जरूरी नहीं है कि एक को मना करूं। अगर मैं एक या कुछ लिमिटेड लोगों के साथ डील करने से मना करूं तो दिस इज कॉल्ड रिफ्यूजल टू डील।
मैंने बेचने से मना किया जय वीरू को तो भी रिफ्यूजल टू डील। मैंने उनसे जो है वो प्लास्टिक खरीदने से मना किया, वो प्लास्टिक बेचते, मैंने उनका प्लास्टिक नहीं लिया, मैं बाकियों से ले रहा हूं। अब ये नहीं कि सर वो भी तो उसी क्वालिटी का दे रहे हैं, अगर घटिया दे रहे हैं तो आप क्यों लेंगे। इसका मतलब है कि सेम क्वालिटी दे रहे, सब सेम है, फिर भी मना कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाया, रिफ्यूजल टू डील। मतलब डील करने से मना करना, बाय और सेल नहीं है। डील में दोनों चीज आते हैं, बाय करना भी डील है, सेल करना भी डील है। मैं कहता हूं आपसे डील ही नहीं करूंगा, जब अपना बना लिया पेन तो आपको बेचूंगा नहीं, रिफ्यूजल टू डील। इस पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपसे खरीदूंगा नहीं, अगेन रिफ्यूजल टू डील। और ये क्या हुआ आपका आरटीपी। ठीक इसका उल्टा एक्सक्लूसिव डीलिंग। ये इसका ठीक उल्टा, इसलिए हमेशा 3 मार्क्स में दोनों एक साथ पूछ देता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। एक्सक्लूसिव डीलिंग इस बार ठीक उल्टा। मैं कहता हूं मैं जो पेन बनाया हूं वो सिर्फ मैं जय को बेचूंगा या जय और वीरू को बेचूंगा, बाकी इनामिनाडिका, डायडेमनिका, चिकामिकानिका, रमपम्पो किसी को नहीं बेचूंगा। सिर्फ और सिर्फ किसको बेच रहा हूं, जय और वीरू को। ये नहीं लिखा हुआ कि एक ही को बेचूं, मतलब गिने चुने लोगों के साथ डील नहीं करना, रिफ्यूजल टू डील। गिने चुने लोगों के साथ ही डील करना क्या कहलाया, एक्सक्लूसिव डीलिंग। पेन बनाया हूं सिर्फ और सिर्फ किसको बेचूंगा, जय और वीरू को, एक्सक्लूसिव डीलिंग। इस पेन को बनाने के लिए जो मुझे प्लास्टिक चाहिए किससे खरीदूंगा, सिर्फ जय से या सिर्फ वीरू से या सिर्फ इन दोनों से, अगेन एक्सक्लूसिव डीलिंग। क्लियर है ये, रिफ्यूजल टू डील, एक्सक्लूसिव डीलिंग। क्लियर 100%, क्योंकि यही चीज आपको अपने लैंग्वेज में अब लिखना रहेगा, यहां से रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। आइए आरटीपी के अगले एग्जांपल में बढ़ते हैं। टाई अप सेल एंड फुल लाइन फोर्सिंग। आपके एग्जाम में इन दोनों को मिक्स करता हुआ क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा अंतर है इन दोनों में। टाई अप सेल एंड फुल लाइन फोर्सिंग एकदम एग्जांपल से समझिए। आप दुकान में गए जींस खरीदने के लिए, दुकानदार ने बोला कि हम आपको जींस तभी बेचेंगे जब आप हमारे कंपनी का टी शर्ट भी खरीदते हैं। अगर आप टी शर्ट हमारे कंपनी का नहीं खरीदेंगे तो हम आपको जींस नहीं बेचेंगे। इस समय आप खरीदने गए हैं जींस, और मैंने क्या बोला कि आपको क्या खरीदना पड़ेगा, टी शर्ट भी। यानी कि जो सामान आप खरीदने गए हैं उस सामान को खरीदने के लिए एक कंडीशन लगा दिया जाए कि कोई और सामान खरीदना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड टाई अप सेल। अब ये तो बड़ा क्लियर है, बहुत आसान सा चीज है, नहीं ज्यादा समय लगाएंगे, नहीं परेशान होंगे, एकदम सिंपल है। क्यों दिमाग को इससे ज्यादा बॉदर करेंगे। जो सामान खरीदने गए उसके लिए बोला गया ये तभी दूंगा जब इसके बदले में ये सामान भी खरीदोगे, तब वो सामान खरीदने दूंगा। ठीक, टाई अप सेल। लेकिन अब ये टाई अप सेल और फुल लाइन फोर्सिंग क्या, वो सुनिए। आप जींस खरीदने के लिए गए, आपको बोला गया टी शर्ट भी खरीदना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है आप जींस खरीदने के लिए आपको बोला गया कि आपको कैलकुलेटर भी खरीदना पड़ेगा। पॉसिबल, अगेन इट इज टाई अप सेल। क्यों, क्योंकि टाई अप सेल का मतलब ही है कि जिस चीज को आप खरीदने के लिए गए हैं उस चीज को खरीदने के लिए आपके ऊपर एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको उससे पहले एक चीज खरीदना पड़ेगा, तभी आप अपने डिजायर चीज को खरीद सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टाई अप सेल। अब वो चीज जो कंडीशनल तौर पे खरीदना है, वो टी शर्ट हो, कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, जो भी चीज हो, या मेरी बिटिया का फेवरेट डोनट हो, इसमें से कोई भी कंडीशन लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जब चीजों को क्या करने के लिए गए, खरीदने गए, अगर सेम तरह का चीज खरीदने का कंडीशन है तो ये आपका जो है वो टाई अप सेल है। लेकिन याद रखिए, जिस चीज को आप खरीदने के लिए गए उससे पहले जिस चीज को कंडीशनली आपको खरीदना है, उस चीज का और जो चीज ओरिजिनली खरीदना है, वो दोनों का अलग अलग मार्केट है, वो दोनों अलग कैटेगरी के चीज है, अलग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है, उनका अलग अलग मार्केट है। तो दिस इज कॉल्ड फुल लाइन फोर्सिंग। अगेन एग्जांपल से आते हैं। जींस खरीदने के लिए गए, टी शर्ट भी बोला गया खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मेरा शर्ट है, मान लीजिए टी शर्ट है, शर्ट है, तो जींस खरीदने के लिए गए और टी शर्ट भी खरीदना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टाई अप सेल। जींस खरीदने के लिए गए और आपको कहा गया कि आपको कैलकुलेटर भी खरीदना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फुल लाइन फोर्सिंग। तो याद रखिए, जो भी चीज फुल लाइन फोर्सिंग है वो टाई अप सेल तो होगा ही होगा, क्योंकि टाई अप सेल का मतलब है कुछ और खरीदना साथ में। लेकिन यही टाई अप सेल बदल जाता है फुल लाइन फोर्सिंग में, जब जो चीज आप खरीदने गए और जो कंडीशनली खरीदना पड़ रहा है,
वो दोनों जब अलग अलग बिरादरी के हो, एक टेक्सटाइल है एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुआ, तो ये कहलाएगा क्या? फुल लाइन फोर्सिंग। यानी अगर फुल लाइन फोर्सिंग हो रहा है तो वहां क्या हो रहा है? इसका मतलब टाई अप सेल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि टाई अप सेल है तो वहां फुल लाइन फोर्सिंग हो रहा है। क्यों? जींस और टी शर्ट खरीदने गए, जींस खरीदने गए, टी शर्ट खरीदना मजबूरी है, दिस इज टाई अप सेल, बट दिस इज नॉट फुल लाइन फोर्सिंग। आप जींस खरीदने के लिए गए, बोला गया कैलकुलेटर भी खरीदना पड़ेगा, यस दिस इज फुल लाइन फोर्सिंग, बट ये टाई अप सेल भी है, क्योंकि टाई अप सेल का मतलब ही है कि जब कोई चीज कंडीशनली आपको खरीदना पड़े। अगर कोई डिस्टिंक्शन लाया है तो इसका मतलब है वो फर्स्ट डिवीजन होगा ही, लेकिन अगर कोई फर्स्ट डिवीजन है तो जरूरी नहीं है कि उसे डिस्टिंक्शन आया हो। क्लियर है ये चीज? तो ये है टाई अप सेल एंड फुल लाइन फोर्सिंग। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो ये आरटीपी। अब इसके होने पे क्या होगा वो जवाब यहाँ नहीं है, वो जवाब कौन देगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आओ हमारे पास, लगाओ फरियाद, हम बताते हैं कैसे हम इसका निपटारा करेंगे, कैसे इस चीज को कंट्रोल करेंगे। अगले आरटीपी पे आते हैं। अभी हमने देख लिया कौन सा, रिफ्यूजल टू डील, एक्सक्लूसिव डीलिंग, टाई अप सेल, फुल लाइन फोर्सिंग, देख लिया। बढ़ते हैं आगे। फिर ये आपका जोड़ियों में आने वाला है, पेयर में आने वाला है, एक साथ रहने वाला है, एक जैसा मीनिंग है। कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन और कंसर्टेड एक्शन, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। जब भी मैं किसी भी चीज में एक से ज्यादा नाम उसे दूं, वेरी वेरी केयरफुल। कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन और कंसर्टेड एक्शन, हो सकता है कि आपको कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन से याद रहे, लेकिन कंसर्टेड एक्शन भी इसको कहते हैं, ये शायद याद ना रहे। तो यही सारा काम मेरा है जो मैंने स्ट्रैटेजी और बाकी जगहों पे बताया था आपको, स्ट्रैटेजी पिछले क्लास में, कि इन जगहों पे अलर्ट रहिए कि इसका नाम कंसर्टेड एक्शन भी, क्योंकि हो सकता है हम लोग पूछ दे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंसर्टेड एक्शन। जा आता सब कुछ है कंसर्टेड एक्शन का, बशर्ते को इतना बता दे कि इसी को कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन करते हैं तो उस पर तो पूरा महाभारत रामायण लिख डालेंगे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बताने वाला आपके पास एग्जाम में कोई नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, जहां भी मैं 1, 2, 3 जितने नाम दूं वो सारे नाम याद रखिए, क्योंकि उसमें से कोई भी एक नाम दे सकता है। तो चलिए, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन और कंसर्टेड एक्शन क्या है, और दूसरी तरफ है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन समझते हैं जरा, फिर एग्जांपल से ही आप समझ पाइएगा। लैंग्वेज तो लिख दिया है मैंने, दिक्कत हो तो जय माता दी रट्टा मारिए चिपका आइए, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि उस तरीके से ना चीज याद रहेगा और थोड़ा याद भी रहेगा, ज्यादा पहुंचते पहुंचते तक याद नहीं रहेगा। समझिए इसको, अपने लैंग्वेज में लिखना है, और यही तो आज आपको प्रैक्टिस करना रहेगा जब क्लास खत्म होगी, कि उन चीजों को अपने लैंग्वेज में लिख करके देखेंगे। जहां दिक्कत होगा तो वही मैं हूं ना, तब बात करेंगे। तो चलिए, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन क्या है सुनिए जरा। कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन के लिए एक मूल मंत्र याद रखिए, ये हमेशा सेलर्स के बीच में होता है। सेलर्स आपस में एग्रीमेंट करके क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करके कुछ ऐसा जो है वो चीज कर लेते हैं जिससे कंज्यूमर को नुकसान होगा। कहिएगा ये कौन सी बात हुई, सुनिए बात जरा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक कंपनी, उस कंपनी का नाम जो है वो रेनॉल्ड्स, एक कंपनी हो गया लिंक, और एक कंपनी हो गया रेनॉल्ड्स ले लिया, लिंक ले लिया, एक और कंपनी कौन सा लीजिएगा जिसका ज्यादा पेन बिकता है, रेनॉल्ड्स, लिंक, और एक लेजर ले लीजिए, लेजर कंपनी का भी अच्छा बिकता है, या आप चाहें तो फेबर कैस्टल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। एक कॉमन ले लेते हैं, हमने एक कंपनी लिंक ले लिया, एक कंपनी हमने ले लिया रेनॉल्ड्स ले लिया, एक सेलो ले लेते हैं। मैंने बहुत लिखा था उस अपने सीएस के समय में, सेलो पिन पॉइंट से प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यूज करता था लिखने के लिए, अब पता नहीं आता भी है या नहीं आता है। तो चलिए, एक हो गया लिंक कंपनी, हाँ आता है, सेलो कंपनी का तो बहुत अच्छा पेन आता है। तो एक ले लिया लिंक कंपनी, एक ले लिया रेनॉल्ड्स कंपनी, और एक क्या ले लिया, सेलो। इन तीनों कंपनीज का आप क्या देखेंगे कि हर रेंज का पेन आता है। इनके 5 रुपए वाले भी पेन आएंगे, और इनके जो है वो हजारों लाखों रुपए वाले भी पेन आते हैं। तो एक कैटेगरी के पेन का ये एक जैसा कॉस्ट रखते हैं, फिर भी जो है वो सबका अलग अलग कंज्यूमर बेस्ड है।
आप खुद सोचिए, लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है। यही जो कोल्ड ड्रिंक होता है, एक ही तरह का टेस्ट रहेगा, एक जैसे 2-4 कोल्ड ड्रिंक का, लेकिन फिर भी लोगों का अलग अलग अपना प्रेफरेंस है। वैसे ही हर रेंज में, 5 रुपए के ही रेंज में जितने भी सामान आता है, आप कुरकुरे, चिप्स, ये सभी देख लीजिए, दुनिया भर के कंपनी के आते हैं, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले। लेकिन 5 रुपए वाले का भी जो है वो किसी को लेज पसंद, तो किसी को ये पसंद, किसी को वो पसंद। ठीक वैसे ही 10 रुपए वाले मान लीजिए पेन है, तीनों का 10-10 रुपया दाम है, रेनॉल्ड्स का भी, लिंक का भी और सेलो का भी, तीनों के अपने अपने कस्टमर हैं। अब ये तीनों चाहते हैं प्राइस बढ़ाना। कोई भी अगर 10 से 12 या 15 करेगा तो तुरंत उसका कस्टमर दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा। चूंकि प्राइस एक है, इसीलिए सबको अपने लेवल पे जो पसंद है वो यूज करे। लेकिन अगर प्राइस में अंतर आ जाएगा तो शायद बड़े सारे कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी एक कंपनी हिम्मत नहीं कर पाएगा प्राइस बढ़ाने का जब तक दूसरा ना बढ़ाए। मान लीजिए कि मैं ही गया दुकान पे और मुझे मान लीजिए सेलो लेना था पेन, मैंने 10 रुपया दिया, बोला भैया मुझे एक सेलो पेन देना, तो उसने जो है वो दिया सेलो पेन, मैंने पैसे रखे, पेन उठाया, जाने लगा। उस बंदे ने कहा भैया और पैसे देना, तो और पैसे देना, तो 5 रुपये और देना। मैंने बोला क्यों, मैं दिए तो 10 रुपये। तो बोला नहीं, प्राइस बढ़ गया, 15 इसका प्राइस हो गया है। मैंने पेन रखा और कहा रेनॉल्ड्स दे देना, उसने इस बार रेनॉल्ड्स दिया। मैं फिर पेन उठाया, फिर मैं जाने लगा। देखिए तुरंत सेलो से किस पे आ गया, रेनॉल्ड्स पे, क्योंकि उसी कैटेगरी का पेन है। अब उसने बोला 5 रुपये भैया और देना, मैंने बोला दिए तो 10 और क्या, बोला इसका भी दाम बढ़ गया। फिर मैंने पेन रखा और फिर मैंने बोला लिंक का देना, उसने लिंक का दिया। फिर मैंने अपना पेन उठाया, फिर जाने लगा, कहता भैया 5 रुपये देना, इसका भी दाम बढ़ गया। फिर मैंने पेन रखा, 5 रुपया निकाला जेब से, जिसी तरह ढूंढ ढांड के पैसा रखा और बोला सेलो देना। मतलब देखिए फिर मैं उसी जगह आ गया, सेलो पे ही। क्यों, सेलो से जो है वो रेनॉल्ड्स, फिर इधर लिंक, फिर वापस सेलो। क्यों, क्योंकि जब उतना ही दाम तीनों का हो गया तो मैं वही क्यों ना लूं जो मैं यूज करता हूं, जिस पे मेरे हाथ बैठे हुए हैं। जो कहिए, लोग कहते हैं पेन पे हाथ बैठे हैं, जो बैठे हैं। इसका मतलब देखिए कि अगर प्राइस बदला तो ग्राहक हट गया, कस्टमर हटता चला गया। तो इन तीनों कंपनी ने क्या किया, ये सब सेलर हैं, सब बनाते हैं चीजों को और बेचते हैं। ये तीनों एक जगह जमा हुए, गोल में सम्मेलन किया और तय किया कि चलो हम लोग अपना प्राइस एक साथ 15 कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरे में शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन अगर 10 से 15 हम सब करेंगे तो जिनके जो कस्टमर है वो वहीं रह जाएगा। अब तीनों के इस तरह से मिलने से कंज्यूमर को तो हो गया नुकसान, क्योंकि 15 कर लिया उन्होंने इस तरह से मिल करके। आप देख लीजिए कहीं भी, खास करके आप टेलीकॉम में देख लीजिए, याद कीजिए जैसे ही जियो आया, पहले क्या मामला था, क्या माजरा था, क्या दिन थे, बुरे वाले दिन। एक एक जो है वो कहिए एमबी के लिए लोग तरसते थे, पूरे महीने 1 जीबी पे चलाते थे। आज के समय में तो एक दिन में 2-2 जीबी फ्री मिलता है, यानी कि एक दिन में फ्री नहीं, कम, बहुत कम पैसे लगते हैं। क्योंकि जियो आया, उसने जो इतना फ्री और सब किया कि सारे लोगों को उसी पैटर्न पे आना पड़ा। यही तो कंपटीशन है। लेकिन आज के डेट में अगर ये सब फिर मिल जाए तो देखिए, सब फिर मिल करके क्या किया इन्होंने, फिर प्राइस को थोड़ा ये कर दिया। अब क्यों किया, कैसे किया, इसको लेकर के तो बाद में फैक्ट पे आएंगे, जब आप और भी नॉलेज के साथ आएंगे तब हम डिस्कशन कर पाएंगे केस लॉ पे। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये तीनों सेलर आपस में मिल गए और इन्होंने प्राइस 15 कर लिया तो दिस इज कॉल्ड आरटीपी, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन। कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन एक आरटीपी है। तो ये हुआ कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन। तो कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन किसके बीच में होता है, सेलर्स के बीच में। लेकिन अब देखिए रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस बायर और सेलर के बीच में होता है। कैसे होता है बायर और सेलर के बीच में, रेनॉल्ड्स पेन बनाया गया, रेनॉल्ड्स पेन बनाया मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चरर ने ये दिया मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को और बोला कि भाई आप इसे जो है वो कुछ भी करो, 15 से कम में मत बेचना। फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये चीज दिया स्टॉकिस्ट को और उसको कहा कि देखो भाई आप जो है इसे जो है वो 14 से कम में मत बेचना, मैं 16 से कम में मत बेचना, जो भी है सबका अलग अलग अपना रेंज लेते हुए प्राइस दे दिया कि आप इसे जो है वो मान लीजिए 20 से कम में मत बेचना। इधर सेलर स्टॉकिस्ट ने दिया रिटेलर को और उसे कहा देखो भाई आप इसे 25 से कम में मत बेचना। अब आप देखिए
मैन्युफैक्चरर जो है वो हो गया सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया बायर। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टॉकिस्ट को दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारा हो गया सेलर और ये जो स्टॉकिस्ट है ये हो गया बायर। यही स्टॉकिस्ट फिर दे रहा है किसको, रिटेलर को, तो अब ये हो गया सेलर और ये हो गया बायर। इसका तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और ये कह रहे हैं कि प्राइस को मेंटेन रखना है, इसी प्राइस पे चीजों को बेचना है। कहा ये आरटीपी है। आप साफ तौर पे हमें लिबर्टी, आप ये बता दीजिए कि एमआरपी क्या रहेगा। एमआरपी बताना इज नॉट रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। भाई उससे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये बताया जाना कि आप इतने से कम में नहीं बेचोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये कहलाया आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस माना जाएगा अगर आपने जो है वो बायर को, यानी कि अगर आप स्टॉकिस्ट हैं, आप सामने वाले को बेच रहे, रिटेलर को बेच रहे, तो आप उसको लिबर्टी दीजिए। हाँ, एमआरपी बता दीजिए कि देखो भाई एमआरपी 30 है, अब वो 30 से कम में जो भी अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करके वो बेचना चाहे बेच सकता है। अगर ये लिबर्टी आपने नहीं दिया तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ऐसा इसीलिए ताकि हमें और आपको फायदा हो। तो देखिए हमने रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पढ़ लिया, एक्सक्लूसिव रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पढ़ा, इसके बाद कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन पढ़ा, उल्टे तरफ से चलते हैं, टाई अप सेल पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ लिया, टाई अप सेल एंड फुल लाइन फोर्सिंग पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया रिफ्यूजल टू डील और एक्सक्लूसिव डीलिंग। इनमें से कोई भी चीज करते हैं तो क्या कहलाएगा, ये सारे के सारे आरटीपी हैं और हैं आरटीपी के एग्जाम्पल। यानी माना जा रहा है कि इन चीजों का हमारे जो है वो कंपटीशन पे क्या है, बुरा प्रभाव है। बॉयकॉट का ये क्या हुआ, कहा कि इसका मतलब ये है, फिर देखिए एग्जाम्पल से समझिए, सारी बात समझ में आ जाएगी और खुद लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने पढ़ाना छोड़ा, कहा कि बहुत हो गए पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं वो जट अमला पगला दीवाना, मैं निकला गड्डी लेके, मैं अब ट्रक चलाऊंगा। मैं ट्रक ड्राइवर बन गया, मैं ट्रक ड्राइवर बना और मैं जो है वो ट्रक लेकर के रोड पे निकला। लेकिन ट्रक ड्राइवर जब मैं बना, ट्रक अपना निकाला, और जब मैं गया ट्रक एसोसिएशन के पास तो उसने कहा कि हम आपको आपका अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। या ऑटो निकाला, ऑटो वाले ने बोला हम आपको अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। ई रिक्शा निकाला, ई रिक्शा वाले ने बोला हम आपको अपना मेंबर नहीं बनाएंगे, इस यूनियन में शामिल नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर नहीं करेंगे तो ना करें, आप अपना काम करो ना। नहीं, अगर वो ऐसा करने से मना करते हैं तो ये आरटीपी है। आप बोलेगा सर इसमें आपको नुकसान क्या है? नुकसान आप देखते होंगे, सुनते होंगे, हो सकता है कभी देखे भी होंगे टीवी वगैरह पे, कभी आप लाइव भी देखे होंगे कि ट्रैफिक वाले मामू कहीं भी ट्रक को, किसी ट्रक वाले को रोक दिया, रोक करके उससे कुछ पैसा मांग दिया कि तुम्हारे में ये कागज सही नहीं, वो कागज सही नहीं, ये नहीं वो नहीं, ले लिया पैसा। अगर मान लीजिए कि वो किसी यूनियन का हिस्सा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे देश में अकेला कोई किसी की नहीं सुनता, यहाँ पे फोर्स ही चलता है। जहां पे लोग जमा हो जाते हैं, कोई भी मुद्दा हो, अच्छा से लेके बुरा तक, छोटा से लेकर के बड़ा मुद्दा तक भी, अगर लोग जमा हो गए तो सारे मुद्दे बड़े हो गए, वरना बड़ा से बड़ा मुद्दा पता भी नहीं चलता है कब आया और कब चला गया। तो ऐसे ही अगर अकेला मैं रहा, मेरे साथ कोई यूनियन नहीं रहा, तो मैं चुप, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं ट्रक एसोसिएशन का मैं भी मेंबर, तो मैंने तुरंत अपने यूनियन को बताया कि ऐसे से मेरे सारे कागज सही है, फिर भी जो है वो गाड़ी को कह रहे थाने में लगा और थाने में लेकर के जा रहे, मैंने पैसे नहीं दिए। तो जैसे ही मेरे गाड़ी को थाने में लगाया, वैसे ही यूनियन वालों ने जो है क्या किया, सारे ट्रक जो आकर के थाने के आगे लगने शुरू। अब वहां पे लोग पूछ रहे भाई थाने में ट्रक क्यों लेके अब क्या आ रहे हो? तो बोला कि हमें लगा कि सारे ट्रक अब थाने में ही लगाने हैं, क्योंकि देखो ना आपने हमारे जो है वो ड्राइवर पंकज का जो है वो ट्रक तो थाने में लगाने के लिए बोला, उसके तो सारे कागज सही है, हमारे भी सही है, तो हमें भी थाने में ही लगाना पड़ेगा, इसका मतलब रखना चाहिए। अब देखिए, अब ऐसे में जो है मेरी गाड़ी को भी छोड़ दी गई, यही तो है यहाँ पे। तो कहा गया कि अगर इस तरह से मैं यूनियन का पार्ट ना बनूं और आप मुझे नहीं बनाए तो मेरा तो नुकसान होगा। इसीलिए कहा गया कि अगर लेकिन मैं ऑनेस्टली वर्क कर रहा हूं, तो अगर मान लीजिए कि मैं ट्रक तो चला रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में क्या, वो देखिए कि ट्रक जो है वो चलाना शुरू किया किस नियत से कि मस्त इसमें जो है वो सामान ले जाऊंगा और सामान के भीतर स्मगलिंग का सामान होगा, चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन, ये सब होगा। अगर आपको अब ये पता है तब आप मुझे अपने जो है वो यूनियन में शामिल नहीं करते हैं, तो ये बाइकआउट नहीं हुआ, तब ये आरटीपी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली वर्क कर रहा हूं, गुड फेथ में काम कर रहा हूं, तब अगर आप मुझे अपने यूनियन में शामिल नहीं करते हैं तो दिस इज
आरटीपी और आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये था हमारा बायकॉट। एकदम ध्यान से समझिएगा, इनमें से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, कोई दो मिला करके अकेला पूछ सकता है। कह रहे हैं कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से समझिए क्या है ये कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्यों कहते हैं हम आरटीपी। मान लीजिए कि मैं बाटा कंपनी हूं और मैंने जो है कुछ जॉब वर्कर को कहा कि भाई आप जो है वो बाटा कंपनी के इतने नंबर के इतने शूज बनाए और उसका ऊपर का पोर्शन बनाए, उसमें इस तरह के चमड़े और इस तरह का स्टिचिंग जो है वो करे, सिलाई करे और मुझे दे। अगर मैंने ऐसा किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको मैं ये काम दे रहा हूं, मैं बाटा कंपनी हूं, जिस जॉब वर्कर को मैंने ये काम दिया है, असाइन किया है, उनके ऊपर मैं कंडीशन क्या लगाता हूं वो देखिए कि देखो भाई आप लोगों को ये काम दिया है, लेकिन याद रखो लेदर उन्हीं से खरीदना जिनसे मैं बोलूंगा खरीदने के लिए। आप अपने यहाँ कोई भी नया मशीन मत लगाना, मशीन लगाने से पहले मुझसे पूछना। आप कोई और ऑर्डर मत लेना, ऑर्डर लेने से पहले मुझसे पूछना। कहा गया कि नाउ दिस इज कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ये आरटीपी है। अरे भाई सिर्फ आप ये बताओ कि आपको किस क्वालिटी का लेदर चाहिए, कैसा स्टिचिंग चाहिए। आप इतने बड़े चौधरी क्यों बनते हो कि हम किनसे माल खरीदें, किनसे मशीन खरीदें, कौन सा मशीन लगाएं और किनका किनका ऑर्डर लें। आपका ऑर्डर जो है हम क्या करेंगे, आपका ऑर्डर हम टाइम पे देंगे, आपका ऑर्डर का क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आपको क्या मतलब है मैं और क्या कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन सा सामान ला रहा हूं, किस जो है वो वेंडर से ला रहा हूं। लेकिन अगर आपने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया उस पर्सन के ऊपर तो ये क्या कहलाएगा, कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड दिस इज व्हाट आरटीपी। अब आप खुद देखिएगा तो चीज और आसानी से समझ में आती जाएगी। अच्छा बहुत जरूरी है ये सारा चीज लगाना, वरना लोग तो मार्केट में जो है वो जो बड़े हैं जिनके पास काम ज्यादा है वो तो कोई कदर ही नहीं करेंगे छोटे को, या जिनको काम देना है वो तो उनके ऊपर तानाशाह की तरह राज चलाएंगे। तो देखिए एक्सक्लूसिव डीलिंग, रिफ्यूजल टू डील, टाई अप सेल, फुल लाइन फोर्सिंग, उसके बाद क्या था, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस हमारा था, उसके बाद कंसर्टेड एक्शन, और फिर आपका क्या आ गया, कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक बायकॉट। और भी अभी है, अब देखते जाइए आप। अगर आरटीपी पूछा तो आरटीपी का डेफिनेशन और इन सब का खाली हेडिंग लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछा तो उस केस में बाकी कहानी नहीं बतानी है, जितना ज्यादा हो सके सिर्फ बताइए इन 3 पॉइंट के बारे में। आइए, प्राइस कंट्रोल अरेंजमेंट, प्रीडेटरी प्राइसिंग, दोनों नाम है इसका। और प्रीडेटरी प्राइसिंग के नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्राइस कंट्रोल अरेंजमेंट, प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटर का मतलब क्या, सुना है ये वर्ड प्रीडेटर? प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। एक ऐसा शिकारी जो खतरनाक शिकारी जो अपने शिकार को इस तरह से जो है वो उस पर हमला करता है कि जिसका उसने शिकार किया वो सोचता है कि काश में पता तो चल जाए कि हम शिकार किसके हुए। मैंने मूवी देखा था, शायद प्रीडेटर 1, 2, 3 करके कुछ मूवी आया था, कभी खाते पीते हुए मैंने थोड़ा सा उसका सीन देखा था कि वो एकाएक एक हादसा आता था और वहां बैठे हुए 4 लोगों में से एक फ्रेंड उसके गायब और बाकी ढूंढ रहे कि गया कहाँ, किसने उस पर हमला किया। इतने खतरनाक हंटर को प्रीडेटर कहते हैं। तो यहाँ पे खतरनाक प्राइसिंग का क्या मतलब है, तो कह रहे हैं 2 बातें के होने पे दोनों चीज होनी चाहिए। याद रखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है और इस प्लस का मतलब क्या होता है, इस प्लस का मतलब है एंड। अगर ये दोनों ही बातें हैं तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये प्रीडेटरी प्राइसिंग है। कौन कौन सी 2 बातें, पहला, आप सामान को किससे कम पे बेच रहे हैं, याद रखिए डिस्काउंट नहीं है ये, बिलो कॉस्ट प्राइस। अरे आप कॉस्ट से भी कम पे बेच रहे हैं, कहा ये प्रीडेटरी प्राइसिंग हो गया, कहा नहीं, ये एक कंडीशन हुआ। कहा दूसरा, ये जो आप कम पे बेच रहे हैं उसका इरादा क्या है, एलिमिनेट अदर फ्रॉम द मार्केट। आप जो है वो अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए कॉस्ट से कम पे। देखिए सेल, डिस्काउंट, एवरीथिंग इज जायज। व्हाई, ये सब क्यों जायज है, ये सब क्यों अलाउड है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कंज्यूमर और कस्टमर को फायदा होगा। लेकिन आप कॉस्ट से कम पे बेच रहे हैं, चलिए कॉस्ट से भी कम पे बेचा तो मान लिया, क्यों हो सकता है आप टाइम्स ऑफ इंडिया जो है न्यूज़पेपर है, आप वैसे तो जो है मार्केट में 5 में बेचते हैं,
आपकी लागत 2 रुपये बनाने की है मान लीजिए, या 3 रुपये में पेपर वो तैयार होता है, लेकिन आप उस रूरल एरिया में जाकर के सिर्फ 1 रुपये में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों में अवेयरनेस है और वो पेपर पढ़े। आपका इरादा वहां कंपटीशन को एलिमिनेट करना नहीं, क्योंकि उस वहां तक तो कोई कंपनी का पेपर ही नहीं पहुंचता है, तो इस केस में प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं हुआ। लेकिन यही आप जो है वो अर्बन एरिया में, जहां पे हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टेलीग्राफ, जनसत्ता, दैनिक जागरण, भास्कर, दुनिया भर के पेपर हैं, वहां पे अगर आपने अपने कॉस्ट से कम पे बेचा तो इरादा बिल्कुल क्लियर है, किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं? अपने कॉम्पिटिटर को। तो अगर दोनों ही चीज हो जाए, आप कॉस्ट से कम पे चीजों को बेचे और इरादा क्या हो? कॉम्पिटिटर को स्वाहा करना, मार्केट से निकालना, तो ये प्राइस क्या कहलाएगा? ये जो कॉस्ट से कम प्राइस पे इस इंटेंशन के साथ बेचा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रेडेटरी प्राइसिंग। अब देखिए, मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिया, अब जरूरी है यही लैंग्वेज लिखिए, जैसे लिखना चाहे वैसे लिखिए। फॉर प्रेडेटरी प्राइसिंग देयर शैल बी 2 कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड। फर्स्ट, द पर्सन इज सेलिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज बिलो कॉस्ट प्राइस, एंड द इंटेंशन of selling such goods or services below cost price only to eliminate the competitor from the market, या to reduce the competitor from the market। कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, मैं अगली बार बोलूंगा मेरा भी लैंग्वेज बदल जाएगा, लेकिन बात तो वही रहेगा। 2 पॉइंट जो एग्जामिनर को चाहे वो यही है कि वो 2 बातें आपने लिखी या नहीं। कौन सी बात? पहली बात कॉस्ट से कम पे बेचने वाली बात, और दूसरी कौन सी बात? इंटेंशन, कंपटीशन को क्या करना? कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करना। क्लियर है ये चीज? ये हुआ आपका आरटीपी। एग्रीमेंट एज टू बिड, नॉकआउट एग्रीमेंट, बिड रिगिंग। एकदम ध्यान से देखिए, 3 नाम यहां आ गया, और मैंने क्या आपको समझाया था, जहां भी एक से ज्यादा बोलूं बी वेरी केयरफुल। इसी को बिड रिगिंग, इसी को नॉकआउट एग्रीमेंट कहते हैं, इसी को एग्रीमेंट एज टू बिड कहते हैं। अब ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ज्यादातर बिड रिगिंग के नाम से हमने बहुत बार पूछा हुआ है, कोई बात नहीं है, अगली बार नॉकआउट एग्रीमेंट के नाम से पूछेंगे। नहीं, जो भी है आप तीनों के तीनों नाम याद रखिए, नहीं पता कि किस नाम से पूछ दिया जाए। तो चलिए, बिड रिगिंग हम कहते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट हम कहते हैं एग्रीमेंट टू बिड। ये है क्या? एकदम आसान शब्दों में समझिए। गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर होते हैं, जिसको आप लेने के लिए जाते हैं, तो बड़े सारे लोग बिड करते हैं। जो उसके लिए सबसे कम बोली लगाता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि क्वालिटी घटिया देगा, क्वालिटी तो पहले ने बता रखा है गवर्नमेंट ने, इस क्वालिटी का इतने दिन में चीज बनना चाहिए, अब बताओ सबसे कम में कौन बनाएगा, और उसके लिए टेंडर दिए जाते हैं और वहां पे बोली लगाई जाती है, लोग बिड करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है। मान लीजिए कि आप लोग के 4 फ्रेंड, कौन कौन से फ्रेंड? जय, बीरू और ईना मीना। ईना मीना जय बीरू, ये 4 फ्रेंड, ये चारों जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है। ये जाते हैं बिड करने के लिए, गवर्नमेंट का टेंडर निकला हुआ है पुल बनाने का या कुछ बनाने का, गए ये कम्युनिटी हॉल बनाने का। जो स्पेसिफिकेशन है सब इन्होंने देखा, और देखते क्या है कि इसको बनाने का कीमत जो है वो मान लेते हैं 100 करोड़ का है। तो जब 100 करोड़ की चीज को बनाएंगे तो एक प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि इसमें समय जो लगेगा वो मान लीजिए कि 2 साल का लगेगा, तो 2 साल के अकॉर्डिंग जो अपना टाइम और सब कुछ दिया, इस अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट निकल के आना चाहिए। और प्रॉफिट जो है वो आपका मान लीजिए कि कम से कम 5 करोड़ का प्रॉफिट तो हो। 2 साल लगे हैं तो 2.5 करोड़ के हिसाब से, या 1 करोड़ हर साल का हमारे पास प्रॉफिट है। तो एक जो भी है, अब आगे तो आप जानेंगे, 100 करोड़ है। अब लोग बिड करने के लिए आए। गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट को पता है कि इससे ऊपर का ही बिड आएगा, क्योंकि लागत है इतने की। लेकिन उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे 110 करोड़, कुछ बोलेंगे 120 करोड़, कुछ बोलेगा 105 करोड़, कुछ 130 करोड़, जो जितने बड़े। अब गवर्नमेंट किसको ये देगी? सब एक ही क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, जो 105 बोलेगा। लेकिन होता यहां क्या है वो देखिए। यही जो ईना मीना और कौन थे, जय बीरू, ये चारों पहुंचे। इन्होंने पहले से ही बॉस तय कर लिया। क्या तय कर लिया? इन्होंने पहले से तय कर लिया कि देखो भाई, हम लोग बिड में तो जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या कि आप 3 लोग बिड से निकल जाना जरूर, लेकिन निकल जाना। जैसे सदन में लोग आते हैं और वोटिंग से पहले निकल जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, तो मैं बचा रहूंगा, जो भी मैं बोलूंगा मुझे उस पर मिलेगा। मैं 150 करोड़ बोलूंगा, मुझे मिलेगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ
कि ये चारों जाते हैं और कहते हैं कि देख भाई, इस बार का बिड मैं लेकर के आता हूं और आपस में बांट लेंगे। मतलब 150 करोड़ में बिड लाते 50 करोड़ हो जाएगा और आधा काम बांट लेंगे 4 लोगों में, 25 करोड़ का आप करो, 25 करोड़ का आप, 25 करोड़ का आप, 25 करोड़ का मैं, और सब 25-25 करोड़ में अपना 50 करोड़ का प्रॉफिट बांट लेंगे। मतलब आपस में बंटवारा। कहा और क्या तरीका है? कहा और तरीका यह है कि आप में से कोई जाओ ही नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। एक तो हुआ जाओ लेकिन वहां से हट जाना बाद में, और एक हुआ जाओ ही नहीं मैं ही जाऊंगा। कहा चलो। कहा और कोई तरीका? कहा और तरीका है, सब चलो, हटना भी नहीं। और करना क्या? मान लीजिए कि जय जो है वो पहले ही कह चुका है किसको? वीरू को, इना को और मीना को कि देख भाई, आप कहना 200 करोड़, आप कहना 190 करोड़, आप कहना 180 करोड़, और मैं बोलूंगा 150 करोड़। आप लोग कहना कि सारे पैसे एडवांस में देने होंगे और मैं कहूंगा कि जितना हिस्सा होता जाएगा उतना पैसा देते चले जाएंगे। जबकि 100 करोड़ का था, 105 से 110 करोड़ बहुत हो गया, उससे ज्यादा में नहीं आना चाहिए था बिड। लेकिन किया जाए, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग, जहां पे जय तो गया लेकिन वीरू, इना और मीना उसको क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि जो है वो बिड ऊपर हो जाए और उसमें वो 150 भी बोले तो कम लगे। तो ये जो है वो बेसिकली बिड रिगिंग, जहां पे आप, ये आरटीपी है, ये अलाउड नहीं है, लेकिन तभी तो पहले लॉ रहेगा तभी तो आगे कुछ सोची जाएगी। तो एक हो गया जिसमें आप जो है आपस में क्या कर लेते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट बिड रीडिंग, यानी एक आदमी जो है वो जीतता है और आपस में बांट लेता है काम को। बिड सेपरेशन, बिडर जो है वो जाते हैं लेकिन सारे जो है वॉकआउट कर जाते हैं, एक जो है वो रह जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग, जहां पे सारे लोग जाते हैं, सारे लोग रहते भी हैं, लेकिन वो जानबूझ करके जो है वो एक्सेसिव प्राइस या जो है अनरीजनेबल कंडीशन बोलते हैं। बिड रोटेशन, जाते ही नहीं है, इस बार आप जाओ इस बार मैं जाऊंगा, ये हो गया बिड रोटेशन। बिड सेपरेशन हुआ, जाएंगे सब लेकिन मैं एन वक्त पे जब वहां बिड होने लगा तो 3 निकल जाएंगे, तो हो गया बिड रोटेशन। तो अंतर यही है दोनों में, इसमें जाएंगे ही एक एक करके, जाएंगे ही नहीं, एक इस बार जाएंगे अगली बार बाकी जाएंगे। बिड सेपरेशन में सब जाएंगे, बिड के समय निकल जाएंगे बाकी लोग। कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट में सब गए, सब कुछ किया, जीता मैं लेकर के आया, आप लोगों को भी दे दिया काम। कॉम्प्लीमेंट्री में सब गए हैं, सब वहां पे हैं और अनरीजनेबल के लिए बिड कर रहे हैं, एक बंदा सिर्फ जो है वो उसमें जो उससे नीचे बोलेगा उसको बिड मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब इसके बाद है दो और, एक तो है एग्रीमेंट नोटिफाइड बाय सीजी, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि इसके अलावा और कोई भी एग्रीमेंट जिसको कौन नोटिफाई कर दे? सीजी नोटिफाई कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट नोटिफाइड बाय सीजी। जितने दिए हुए वो तो हैं ही, इसके अलावा भी अगर कल को गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, रिफ्यूजल टू डील, एक्सक्लूसिविटी, ये सब तो है, एक नाम ये भी है, ऐसे भी कोई करेगा तो उसे आरटीपी बोलेंगे, अलाउड। इसीलिए ये लिस्ट जो है हमारा, ये लिस्ट हमारा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये हमारा इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है कि कल इसमें और भी चीजों को क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। अब एक सिर्फ बचा, वो है एंसिलरी एग्रीमेंट। बड़े ध्यान से इसको समझिए। एंसिलरी एग्रीमेंट का मतलब है कि वो आरटीपी नहीं है, लेकिन आरटीपी की तरफ टेंड कर रहा है, आरटीपी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अभी तक जो हमने आरटीपी देखा उसमें से कोई भी काम नहीं है, ना ये एक्सक्लूसिव डीलिंग है, ना रिफ्यूजल टू डील है, ना टाई अप सेल है, ना आपका जो है वो बिड रिगिंग है, ना बाइकआउट है, जितने भी हमने पढ़े उनमें से कोई नहीं है। तो फिर कहा लेकिन लक्षण ऐसे हैं कि उन्हीं में से किसी एक की तरफ बढ़ जाएगा। कहा ये बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, तो सुनिए कि एग्जांपल। जय और वीरू दो दोस्त, वीरू हमारा जो है वो शानदार जानदार, वीरू जो है वो चिमनी फैक्ट्री बनता है, समझ ही रहे, सिगरेट, गंगाजल का सेवन करता है, बियर्स यूर रॉन्ग। साथ ही साथ जो है वो बाइक पे जो है वो मोहल्ले में राउंड एंड राउंड मारता है। आगे समझ ही रहे होंगे, किसी मोहल्ले में बाइक पे राउंड एंड राउंड किस पर्पस से मार रहा होगा, सुरक्षा के लिए या किस कारण से, आगे आप समझदार हैं। लेकिन जय की अगर बात करें तो जय इनमें से कोई भी चीज नहीं करता है, लेकिन बीरू के साथ रहता है। तो बीरू तो हमारा निकम्मा नालायक निकल ही गया, आरटीपी है वो, डिक्लेयर्ड आरटीपी, एक्सक्लूसिव डीलिंग, टाई अप सेल। क्यों? क्योंकि वीरू जो है वो चिमनी से फैक्ट्री, सिगरेट पीता है, गंगाजल का सेवन करता है, बियर शेयर लेता है, मोहल्ले में राउंड एंड राउंड मारता रहता है।
वो तो बिगड़ गया, निकम्मा का स्टाम्प उस पर लग चुका है कि ये आरटीपी है, निकम्मा है, नालायक है। लेकिन जय जो है अभी ऐसा करता नहीं, बस साथ में रहता है। अभी बस वो देखता है कि बीरू भाई मेरा क्या मस्त जो है वो छल्ला बनाता है, धुएं का छल्ला बना के। आज वो देख रहा है, कल को क्या करेगा? कल को जो है वो धीरे से सिगरेट उसी का लेगा और एक सुट्टा मारेगा। यानी कि अभी तक बिगड़ा नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना, जैसे ही पापा मम्मा देखेंगे किसी के साथ जो सिगरेट वगैरह पीता है, जो लोग पीते हैं इमीडिएटली छोड़ दीजिएगा, कभी भी ये अच्छी आदत नहीं है। किसी भी तरह का टशन दिखलाने में अगर आपके शरीर का नुकसान हो रहा तो कभी भी अच्छा नहीं है। और एक तो वैसे ही देखिए आजकल इतनी बीमारियां अलग अलग तरह की, और उसमें अगर और आप ऐसे ऐसे चीज़ों को पालते हैं तो दैट इज़ वेरी 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 बैड। सो ट्राई टू अवॉइड एज अर्ली एज पॉसिबल। अब देखिए, अब जो है वो वीरू क्या कर रहा है? धुएं का छल्ला बना रहा है। जय देख करके टेम्प्ट करेगा, तो जय जो है बेसिकली क्या हुआ? एंसिलरी एग्रीमेंट। अभी बिगड़ा नहीं है, बिगड़ने के कगार पे, कल को लेगा खुद सुट्टा मारेगा। आज जो है वो वीरू जो है बिगड़ा हुआ है, वो तो आरटीपी है, क्योंकि वो जो है वो गंगाजल का सेवन करता है, मतलब मस्त बियर सियर राम सम पीता है। लेकिन जय जो है वो पीता नहीं है, ना, सिर्फ उसके साथ बैठता है, और जो बगल में चखना रखा हुआ है वो चखना जो है वो सिर्फ खाता है। आज सिर्फ बीरू के साथ बैठ करके चखना खा रहा है जय, कल जो है वो चखना पे मखना वे भी करेगा, कल चखना के साथ साथ लेकर के पैग लेना भी शुरू करेगा। तो वीरू जो है वो आरटीपी है और जय जो है वो एंसिलरी एग्रीमेंट है। वीरू मोहल्ले में राउंड एंड राउंड मारता है, 2-2 3-3 टारगेट बना रखा है, क्योंकि वीरू तो पूरा निकम्मा नालायक। लेकिन जिसके ऊपर वो जो है वो टारगेट किए हुए, एक जब ऑफिस चली जाती है तो दूसरे मोहल्ले में रहती है, उसको भी जो है वो कवर करता है, एक साथ 2-3 को कवर कर रहा है। जय बिल्कुल अच्छा, उसका कोई टारगेट नहीं, वो सिर्फ पीछे बैठा हुआ है। आज पीछे बैठ करके भाई का साथ दे रहा है, कल से अपना सेल्फ टारगेट रखेगा और घूमना शुरू करेगा। तो वीरू हो गया आरटीपी, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, लेकिन जय जो है वो क्या हो गया? एंसिलरी एग्रीमेंट। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो अभी आरटीपी नहीं है, ना वो रिफ्यूजल टू डील है, ना एक्सक्लूसिव डीलिंग है, ना टाई अप सेल है, ना रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है, ना बायकॉट है, ना बिड रिगिंग है, लेकिन लक्षणों कर्म ऐसे हैं कि उसी तरफ बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? एंसिलरी एग्रीमेंट। क्लियर है? तो देखिए, हमने पढ़ना शुरू किया एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर। इस एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर में हमें क्या पढ़ना था? हमें 3 एक्ट, एमआरटीपी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, और तीनों मिलकर के बनेंगे 35 मार्क्स का। तो हमने शुरुआत एमआरटीपी एक्ट के उन डेफिनेशन से की जिसका यूज हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी और कॉम्पिटिशन एक्ट में भी करना है, और उससे रेलिवेंट बातें भी करनी है, उसमें आए चेंजेस के बारे में भी बात करनी है। एमआरटीपी एक्ट एबॉलिश्ड, लेकिन इसमें से हमें जो उठाना था वो 2 मेजर डेफिनेशन, आरटीपी और यूटीपी। हमने आरटीपी पढ़ना शुरू किया। आरटीपी के बारे में हमने कहा कि आरटीपी का मतलब होता है बिजनेस करने का कोई भी ऐसा तरीका जिससे कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़े, और हमने उसका लिस्ट जमा किया कि इन तरीके से कोई बिजनेस करेगा तो उसे आरटीपी कहेंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आरटीपी 3 मार्क्स के लिए, तो हम आरटीपी का डेफिनेशन लिखेंगे जो हमने सबसे पहले वाले स्लाइड में यहां पे देखा। ध्यान से अब देखिए कैसे क्वेश्चन टेकल करेंगे। ये डेफिनेशन लिखेंगे, एनी ट्रेड प्रैक्टिस which has or may have effect of preventing, distorting or restricting competition in any manner। और उसके बाद लिखेंगे following are the examples of RTP। और उसके बाद ये नहीं कि पूरा पेज लिखेंगे तब तो सुबह हो जाएगा, 3 मार्क्स का है। एग्जाम्पल, रिफ्यूजल टू डील, एक्सक्लूसिव डीलिंग, सिर्फ जितने नाम याद है वो नाम लिख दीजिए, 5-6 तो जरूर लिखिए, ठीक है। यही अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का हो गया, तो अब अगर 5 मार्क्स का हो गया तो लिस्ट बड़ा करना पड़ेगा। 5 की जगह आप बढ़िए और जो है वो पहुंचिए और 10 लिखिए, 7, 8 जो है वो क्या लिखिए? एग्जाम्पल लिखिए, और एक एक लाइन में उसको डिफाइन कर दीजिए, एक एक लाइन में। तो देखिए इस तरीके से। और अगर मान लीजिए अलग अलग पूछे तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसको जोड़ियों में पूछा जाता है, जैसे एक्सक्लूसिव डीलिंग और आपका जो है रिफ्यूजल टू डील, तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछ दिया दोनों एक साथ। ऐसे ही जो है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन पूछ दिया। कुछ अलग भी पूछ देते हैं एक के लिए, जैसे बिड रिगिंग हो गया, प्रीडेटरी प्राइसिंग हो गया, कोई बात नहीं। अगर सिर्फ वो पूछा है तो वो लिखेंगे, ज्यादा चौधरी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आरटीपी पूछा है तो पहले आरटीपी को डिफाइन करेंगे, तब उसके टाइप लिखेंगे। हाँ, अगर हम चाहते हैं 3 मार्क्स में भी उसके बारे में एक एक लाइन लिखना, मोस्ट वेलकम, आप लिखिए, मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन टाइम भी देखना पड़ेगा ना।
कि 3 ही मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा ना आंसर करने हैं, और भी करने हैं। तो इस तरीके से हमें MRTP में 2 डेफिनेशन पढ़ने थे। कौन कौन सा? RTP और UTP। RTP हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है UTP की, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की। कहा यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? कहा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कि बिजनेस करने का कोई भी ऐसा तरीका जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, यानी उसका सेल बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं, यूजेस बढ़ा रहे हैं, अपने जो है वो सर्विस का प्रोविजंस बढ़ा रहे हैं, गुड सर्विस दोनों के लिए, लेकिन किस मैनर में? उसके लिए आपने जो तरीका अडॉप्ट किया है वो क्या है? अनफेयर मेथड है। यानी कि आसान शब्दों में आप अपने सामान या सर्विस, गुड्स या सर्विस के प्रचार प्रसार लोगों तक बढ़ाने, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो अनफेयर है। अब आइए RTP पे जो पढ़ लिया है, बिजनेस करने का कोई ऐसा तरीका जिससे कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़े, वो RTP हुआ। लेकिन वो क्लियर तब हुआ जब हमने उसके एग्जाम्पल देखे। ठीक वैसे ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आप अपने जो है वो गुड्स या सर्विसेज के प्रचार प्रसार या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सामान ज्यादा बेचने के लिए, सर्विसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस मीन्स का यूज करते हैं, जो ट्रेड प्रैक्टिस अपनाते हैं, वो अनफेयर है। फिर तो सेम तरीका, आखिर किस तरह से हम अपने चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कौन सा तरीका अपना रहे हैं, तो आप उसे अनफेयर डिक्लेयर कर दीजिएगा। तो ये अब हमें जानना है इसका एग्जाम्पल। क्लियर है बात? तो देखिए किस तरीके से आप जो है वो प्रचार प्रसार या ट्रेड को बढ़ाएंगे तो उसे बोला जाएगा अनफेयर। पहला, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, बार्गेन सेल बेट एंड स्विच सेलिंग, offering gift prize and conducting promotional contest with an intention of not providing, supplying goods not in conformity to safety standard, holding and destruction of goods। अगर इनमें से कोई भी चीज आप करते हैं, और देखिएगा आगे जब चलेंगे हम लोग, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगे तो देखिएगा मैं बताऊंगा कि RTP तो एज इट इज उन्होंने कैरी कर लिया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उन्होंने थोड़ा सा और एड ऑन कर दिया है। लेकिन ये एड ऑन तो तब ना समझेंगे जब पहले पता रहेगा कि पहले क्या था, तब ना एड ऑन। अरे भाई मोबाइल टॉपअप कब करवाते हैं? जब उसका बेस प्लान चलता रहता है तभी तो उस पर टॉपअप लगेगा। तो यहां देखिए कि MRTP के अकॉर्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के क्या क्या एग्जांपल हैं। तो पहला इन्होंने कहा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर आप अपने चीजों के बारे में या सर्विसेज के बारे में झूठी बात करते हैं तो वो कहलाया मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। और आज के समय में ये हॉट केक बना हुआ है कि चीजों के बारे में कह तो देते हैं, 7 दिनों में गोरी सच्ची मुच्ची, लोग यहाँ रगड़ रहे हैं और फेयर नहीं हो रहे। आप कहिएगा सर लेकिन ये होता तो है, तभी तो बता रहा हूं कि ये होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है और क्यों कोई चीज हो रहा होता है और उस पर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता है। ये सब जवाब मिलेगा जब पहले कुछ पढ़ेंगे तब ना केस डिस्कस हम करेंगे। अभी तो बस समझिए कि बच्चे की मालिश हो रही है, डाबर जन्म घुट्टी, ज्यादा तंदुरुस्ती या डाबर लाल तेल, पहले तो भाई आपके हड्डी मजबूत किए जा रहे, पहले खड़े तो हो जाइए, तब न बोलिएगा कि फोड़ के रख दूंगा। तो अभी केस लॉ पे जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह का डिस्कशन कि सर ये होता तो है। ये तब कर पाइएगा जब आप मजबूत हो जाते हैं। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ के मजबूत होइए, तब रियल टाइम केस लॉ करेंगे। देखिएगा इसमें कितने केस करेंगे, अनगिनत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस लॉ करते हैं, क्योंकि बहुत केस इससे पूछा जाता है। कुछ तो थोड़ा बहुत आज भी करेंगे। तो अब देखिए, अगर आप अपने सामान या सर्विस के प्रचार प्रसार के लिए झूठा प्रचार प्रसार करते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कहते हैं 1 लीटर में 91 किलोमीटर, क्या खूब ताकत मजबूत बेहद, और सही में उतना माइलेज नहीं देता है आपका चीज। ये हुआ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप जो है वो कुरियर का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि 48 आवर्स में कभी भी कहीं भी पहुंच जाएगा, पता चला कि 48 दिन में ना पहुंच रहा हो। अरे भाई अगर सही में आप नहीं पहुंचा सकते 48 घंटे में, 24 घंटे में, तो ना कहें, लेकिन कह करके नहीं पहुंचाया तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और ये हुआ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आप कहते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज जो है USA और UK के फलाने यूनिवर्सिटी से एक्रीडेटेड है, जुड़ा हुआ है, सही में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं है और तब आपने बोला, तो अगेन इस इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विच कम्स अंडर व्हाट,
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप कहते हैं झंडू बाम पीराहारी बाम, सर्दी सरदर्द पीरा को पल में दूर करे आराम, एक बाम तीन काम। सही में वो बाम तीन काम करता है तो बहुत अच्छा है, कम वक्त तीन में से एक भी काम नहीं करता है तो अगेन दिस इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। और किसमें ये बुक होगा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में बुक होगा। आप पुराने सामान को पुराना कह करके बेचिए, कोई बात नहीं, लेकिन पुराने सामान को नया कह करके बेचिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कहने का मतलब यह है कि जो है उसके तरह से बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है तब बेचा तो ये क्या कहलाया? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाया। आप जो है वो चीजों को क्या करते हैं? दूसरे के चीजों से कोरिलेट करते हैं, जैसे टाइड और रिन का केस वगैरह भी चलता रहता है। आप कीजिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो सही कंपैरिजन कीजिए, झूठ मूठ का उसको इंफीरियर दिखा रहे, अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे, जबकि आप में वो क्वालिटी है ही नहीं, या उसमें वो क्वालिटी है फिर भी आप कह रहे नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या कहलाया? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाया। तो देखिए ये सारे के सारे चीज क्या है? एग्जाम्पल है। आप कहते हैं कि आपका जो है वो बाइक और ये जो है वो जापानीज कंपनी के साथ कोलैबोरेटेड है और जापानीज टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। जापानीज तो छोड़िए, लोकल टेक्निक भी इसमें फेल कर जाए, लोकल टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं है। कहने का मतलब है जो बोला है, बड़े बड़े बोल वचन जो आपने बोले हैं, अगर वो है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो बोल वचन नहीं है तो ये कहलाया मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एक एग्जांपल क्या हुआ? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, और इसके मैंने ढेर सारे आपको एग्जांपल दे दिए ताकि आपको ध्यान रह जाए। क्लियर है? आइए अगला एग्जांपल, जैसे आरटीपी के एग्जांपल पढ़े थे वैसे ही अब यूटीपी के एग्जांपल पढ़ रहे हैं। एग्जाम में पूछेगा तो पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन करेंगे, फिर उसके क्या लिखेंगे? एग्जांपल लिखेंगे। बार्गेन सेल, बेट एंड स्विच सेलिंग, तीनों एक ही नाम है। अब ये है क्या? ये बेसिकली है अगर दो चीजें एक साथ हो जाए। पहला, आप नॉर्मल से कम प्राइस पे सामान को बेच रहे हैं या सर्विसेज को बेच रहे हैं। जहां भी मैं सामान बोलूं, मान के चलिए सर्विसेज भी कह रहा हूं, अगर बार बार ना भी बोलूं गुड्स सर्विस, तो अगर गुड्स बोलूं तो सर्विस के लिए भी वो चीज एप्लीकेबल है। मतलब ये है कि आप कर क्या रहे हैं? आप बेसिकली कॉस्ट से कम पे नहीं बेच रहे। जल्दी बोलिए, अगर कॉस्ट से कम पे बेचिएगा तो वो इधर से निकल करके किस तरफ चला जाएगा? जहां है वहीं से जयकारा लगाइए, वहीं से मन ही मन बोलिए, जहां बैठे हुए मत देखिए अगल बगल और कौन बैठे हैं घर में। क्लास जब मेरे साथ कर रहे हो, जब पूछूं तो वहीं से बोल डालिए जो आप जैसे आप हैं, समझिए कि वहां पे मैं खड़ा हूं, आप क्लासरूम के भीतर हैं। अगर मान लीजिए कॉस्ट से कम पे बेच रहे होते तो ये किस तरफ चला जाता? प्रेडेटरी प्राइसिंग, आरटीपी की तरफ। कॉस्ट से कम पे नहीं बेच रहे हैं, नॉर्मल से बिलो प्राइस पे बेच रहे। आप कहिएगा सर सेल तो दुनिया भर का लगता ही है, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, वो कॉस्ट से कम पे थोड़ा बेचते हैं, लेकिन नॉर्मल से कम प्राइस पे बेचते हैं। बिल्कुल सही है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तब होगा जब इसमें कुछ जुड़ जाए, और वो क्या? इरादा नहीं है उस पे बेचने का, बस एवी दे दिया है कि लोग आएंगे और जब लोग दुकान आ जाएंगे तब जो है वो एट सच प्राइस पे बेचने का इरादा नहीं, रीजनेबल क्वांटिटी में नहीं है, रीजनेबल टाइम के लिए नहीं है, और वो क्वालिटी नहीं है। और अक्सर आप ऐसा देखते होंगे, सुनते होंगे कि दुकान पे जब एक बार चले जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं वो तो खत्म हो गया। अरे अभी तो 1 घंटे पहले ही तो दिया था आपने, हाँ खत्म हो गया। कहा गया नहीं, यही अनफेयर चीज हुआ। आपने बस भीड़ जमा कर लिया ताकि लोग दुकान पे जाए तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। अब ये मत कहिएगा सर ये सब तो धड़ल्ले से मार्केट में हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, धड़ल्ले से खून हो रहा है, धड़ल्ले से जो है वो रॉबरी हो रहा है, धड़ल्ले से जो है वो लोग एक दूसरे को जो है वो चीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या इंडियन पीनल कोड हट गया है? नहीं। ऐसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन सारे एक्ट है फिर भी हो रहा है। इसका मतलब ही है कि उस चीज को लेकर के जब आप सामने आइएगा तो आपको रिड्रेसल मिलेगा। लोग कहते हैं मुझे क्या लेना देना है। आप अमेज़न और बाकी जगहों पे जाइए और देखिए, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा सेल आज ही शुरू हुआ और पता चला 1 ही घंटे में खत्म। तो वो जस्टिफाई करते कि देखिए हमने 1000 क्वांटिटी रखा था, लोग ज्यादा आए। वैसे ही आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप कॉस्ट से कम पे नहीं, आप नॉर्मल से कम प्राइस पे दे रहे हैं। दिस इज नॉट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये बार्गेन सेल नहीं हुआ, ये तो सेल हुआ। ये सेल बार्गेन सेल में तब कन्वर्ट हो जाए जब आपका इरादा उसने में बेचने का ही नहीं है या उस क्वालिटी का नहीं बेच रहे हैं। इसका 2 एग्जाम्पल है, हीरा सिल्क हाउस और नली सिल्क ट्रेड, दोनों साड़ियों की कंपनी है। और ये मैं आपको बताऊं कि इस तरह का चीज
एकदम सच्ची घटना बताता हूँ। ये अक्सर होता है साड़ियों वगैरह में। जब मैं छोटा था, दोपहर में क्या देखता था कि दोपहर में टीवी पे लोकल ऐड आता था। वो जब केबल वाला चलता था, वो केबल वाले भैया बड़े पॉपुलर होते थे, हर किसी के लिए जो है बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई जिसका कनेक्शन गया उस केबल वाले भैया को कॉल करेंगे और तभी वो ठीक करेगा। उस समय डिश और ये सब उतना नहीं चलता था। अब उस पर लोकल जो है वो ऐड आते थे। लोकल ऐड क्या हो गया? दुकान वालों का, जिस जगह है उस जगह का। अब उसी में दे रहा है, लूट लो लूट लो लूट लो, 5,000 रुपए की बनारसी साड़ी सिर्फ 500 रुपए में, 10,000 रुपए की कांजीवरम सिल्क साड़ी सिर्फ 1,000 रुपए में, लूट लो लूट लो लूट लो। अब सही में लूटने के लिए मम्मा लोग निकल जाती थी दोपहर में। मतलब क्या मतलब लूटने का? सारे फ्रेंड लोग, मम्मा लोग की, पापा लोग ऑफिस, मम्मा लोग निकल गए और सही में लगता था लूट के ही ले आएंगे, इतने लोग ग्रुप में जाते थे। अब गए वहां पे, लिया। एक और बात क्या होती थी कि मम्मा लोग को पैकिंग बड़ा अच्छा लगता था और इसीलिए लेकर के रखती थी कि कोई ओकेजन रहा, राखी रहा या कोई और ओकेजन रहा, जिस ओकेजन में कुछ दिया जाता है, अगर बुआ वगैरह आई तो, या और रिलेटिव्स आए तो देने के लिए, तो उस समय पापा से 5,000 लेगी और उसमें जो है वो साड़ी तो 500 में ले लिया है, शुद्ध प्रॉफिट 4,500 का। इसमें हम लोगों का भी थोड़ा सा कमीशन रहता था, एक आइसक्रीम, एक चॉकलेट, यही छोटा सा, हमारी भी अच्छी कट रही थी। तो अब वो लेकर के आई, लेकर के तो आई, लेकिन जब उसे खोलती थी घर आकर के, कभी कभी कितने बार तो पैकिंग ही नहीं खोलती थी कि ऐसे ही देंगे, खुल जाएगा तो फिर अच्छे से पैक नहीं होगा। लेकिन खोलने पे पता चला कि उसमें वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम, जगह जगह पे छेदे हैं, होल है। क्या अब ये बार्गेन सेल नहीं हुआ? जब तक ये क्वालिटी सही था तब तक वो सेल था। जैसे ही वो क्वालिटी नहीं, अरे भाई आप ही ने तो बोला कि 5,000 वाली बनारसी साड़ी 500 में, ये आपने थोड़ा बोला 500 रुपए की साड़ी। साड़ी तो 500 में भी मिलते हैं। आप देखिए ना, टी शर्ट, रिबॉक का टी शर्ट 2,000 का, क्या उस 100 रुपए में टी शर्ट नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन जब आप सेल लगा रहे हैं तो रिबॉक अगर सेल लगा रही है 2,000 का चीज 50% पे डिस्काउंट, तो 1,000 में वो 2,000 वाला टी शर्ट देगी या रोड का 100 वाला देगी 1,000 में? अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड बार्गेन सेल, बेट और स्विच सेलिंग। तो एक देखा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एक हो गया बार्गेन सेल। अब आइए ऑफरिंग गिफ्ट प्राइजेस और कॉन्टेस्ट। इसका मतलब क्या गिफ्ट वगैरह देना बुरा है? का बिल्कुल नहीं। अगर आपने बोला है कि ये चीज फ्री है और उस पर एक अठन्नी भी चार्ज किया तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। मतलब आपने कहा लिप्टन ताजा चाय अब और भी ताजा, 100 ग्राम के बदले में पाओ 120 ग्राम। मान लीजिए कि लिप्टन चाय 100 ग्राम की कीमत 100 रुपया, मैं एज्यूम कर रहा हूं, एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, मुझे याद नहीं है। 100 ग्राम की कीमत जो है वो 100 रुपया, इसका मतलब 1 ग्राम की कीमत जो है वो 1 रुपया पड़ रहा है। अब उन्होंने कहा कि 100 ग्राम के बदले में हम आपको कितना देंगे? 120 ग्राम, 20% फ्री। फ्री का मतलब है ये कितने में देना पड़ेगा? 100 रुपए में, 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर सकते। अगर 120 ग्राम अगर वो अब दे रहे हैं 105 रुपए में, मुझे बताइए सस्ता पड़ा या नहीं पड़ा? जरूर पड़ा, 15 रुपए की बचत हुई लोगों को। लेकिन फिर भी ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाएगा, क्योंकि आपने ये नहीं बोला था कि 120 ग्राम हम 105 में देंगे, डिस्काउंट पे देंगे। आपने तो बोला था कि 100 ग्राम में 20 ग्राम फ्री देंगे। और फ्री का मतलब होता है कि जब आप उसके बदले में कोई भी चीज चार्ज नहीं करते हैं तो वो क्या माना जाता है? तो वो फ्री माना जाता है। कहा ठीक है। अगर आपने ऐसा किया और आपने उसके बदले में चार्ज कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। चलिए, एंड प्रमोशनल कॉन्टेस्ट वगैरह अगर किया तो आप कोई भी सामान दे रहे हो, उसके साथ कह रहे हैं कि ये सामान खरीदो और साथ में आपको जो है एक मिलेगा कूपन, उस कूपन को स्क्रैच करो और लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं दिस, लकी ड्रॉ में जीत सकते हैं आप दैट। कहा तो ये क्या बुरा है? ये तो होता ही है। या आप ये सामान खरीदो साथ में एक चीज मिलेगा, उसमें आपको कार्ड मिल सकता है। कहा नहीं, ये बुरा नहीं है, लेकिन 2 कंडीशन में ये गड़बड़ है। एक तो अगर आप सही में वो देना नहीं चाहते हैं तो, और दूसरा वो प्रोडक्ट ऐसा है कि उस प्रोडक्ट को लोग लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि लोग आपके उस ऑफर के कारण जा रहे हैं ताकि उनको एक मौका मिले कार जीतने का। अगर मास लेवल पे ये प्रूव हो जाता है, अब ये काम अथॉरिटी की है कि भाई कहीं सही में तो लोगों का उससे नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? तब ये आपका कहलाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्लियर है? तो देखिए, हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एग्जाम्पल देख रहे हैं।
नॉन कंप्लायंस विथ सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं और उस सामान में सेफ्टी स्टैंडर्ड इशू किया हुआ है, जैसे सिलेंडर बताया हुआ है कि गैस सिलेंडर कितना थिक होना चाहिए, उसके चदरे कितने मोटे होने चाहिए, नोजल कैसा होना चाहिए, और अगर आपने उस स्टैंडर्ड को यूज नहीं किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसका एक केस भी आया हुआ है, नूतन किरोसिन स्टोव। अगर आपको किरोसिन स्टोव पता नहीं, स्टोव आप लोग में से कितने लोगों ने देखा जाना होगा, मैंने तो देखा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये केस है, जिसका आज के समय में इंडियन गैस आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भारत गैस रहता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये केस है। उस समय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्टोव बनाती थी, क्योंकि उस समय स्टोव चलता था। तो स्टोव अगर आपको ध्यान हो तो स्टोव में पंप से ऐसे ऐसे हवा दिया जाता था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। अब मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मान लेते हैं ये स्टोव है, ये स्टोव के पैर हैं, और ये बर्नर है, और यहाँ से जो है वो आग निकलती है, और ये जो है वो कढ़ाई है, और इस कढ़ाई में चिकन के अच्छे अच्छे टुकड़े रखे हुए हैं जो इस पे पक रहा है। कुछ भी रख दीजिए भाई। अब देखिए, यहां उन्होंने कहा था कि ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो गैस जो स्टोव जो है वो ब्लास्ट, और यहाँ पंप होता था हवा देने के लिए, ऐसे ऐसे करके हवा देते जाइए, फ्लेम बढ़ता जाएगा। कम वक्त बहुत शोर मचाता था, बहुत आवाज होती थी इससे। आवाज मतलब कि एकदम लगेगा आपके बगल में जनरेटर सा चल रहा है। अब आपने जो है वो क्या किया, स्टोव में हवा दिया, स्टोव का फ्लेम बढ़ता गया, जैसे जैसे फ्लेम ज्यादा होगा ये हीट होना शुरू होता है। अगर ये मटेरियल के बीच में दूरी ना रहे, यानी कि जहां पे केरोसिन ऑयल रहता है, ये जो कंटेनर है जिसमें केरोसिन ऑयल रहेगा, और ये जहां आग निकलता है, इसके बीच का गैप प्रॉपर होना चाहिए, और ये पीतल वाले का होना चाहिए, ब्रास का होना चाहिए। ये जो है वो किस चीज का नहीं होना चाहिए, लोहे वगैरह का नहीं होना चाहिए, वरना ब्लास्ट हो जाता था। अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो देखिए, एक हमारा लास्ट क्या बचा, होल्डिंग लास्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। सामान को जानबूझ करके आप बर्बाद कर रहे हैं ताकि मार्केट में इसकी स्कॉर्सिटी हो जाए, ये भी कहलाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जमाखोरी करके रखना, मतलब ये है कि अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन करें तो कोई भी ऐसा तरीका बिजनेस करने का जिसमें आपने इनमें से किसी तरीके का इस्तेमाल किया तो क्या कहलाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे आरटीपी में हमने देखा, जब क्वेश्चन पूछे तो आरटीपी को डिफाइन करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक वैसे ही अगर यहां पे पूछे तो क्या करेंगे, आप पहले जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन कर दीजिए जो हमने डिफाइन किया है, और तब उसके सिर्फ नाम लिख दीजिए। अगर ज्यादा मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो एक लाइन उसके बारे में लिख दीजिए। तो चलिए, अब हमने जो है कंज्यूमर, हमने पढ़ना शुरू करना था। कौन सा पार्ट हमें पढ़ना शुरू करना था, कंपटीशन एक्ट। यानी कि हमने देख लिया था अपने सिलेबस के उस पोर्शन को कि हमें कंपटीशन एक्ट पढ़ना था। कंपटीशन एक्ट के लिए हमें जाना पड़ा किधर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पहले आना पड़ा हमें 2 डेफिनेशन एमआरटीपी एक्ट के। तो अब हमने एमआरटीपी एक्ट का वो पोर्शन पढ़ लिया जो हमारे कोर्स में है। अब इसके बाद हमें पहुंचना होगा किस पे, अब हम पहुंचेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे जब हम पहुंचेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले इस एक्ट में आपके कौन कौन से कंज्यूमर के राइट है जो हमें प्रोटेक्ट करने हैं, कंज्यूमर का रियल मतलब क्या है, और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी कौन है, क्या वही कोर्ट है या कोई हमने अलग अथॉरिटी बनाई है। अगर आपको कोई सामान दिया गया, कोई सर्विसेज लिया, उसमें कोई डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है, तो क्या डिफेक्ट है, क्या डेफिशिएंसी है, कितना का नुकसान आपको हुआ है, किस फोरम में जाएंगे, कहां कंप्लेन करेंगे, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, कितने दिन में इसको रिजॉल्व किया जाएगा, और उस पे n नंबर ऑफ केस लॉ रहेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तो अब आज के लिए आपके पास बड़े सारे चीजें जो आपको क्या करना है, रिवाइज करके रखना है, जो आपको तैयार करके रखना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, इधर जितने भी चीज हमने पढ़े हैं, ये सब आरटीपी और यूटीपी, ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, खुद से लिखने की कोशिश करेंगे इसे। जहां दिक्कत होगा
कॉल करके जो आपको टाइम दिया हुआ है, जो नंबर आपको दिया, जो इनरोल्ड बच्चे हैं उनको टाइम भी दिया हुआ है, उनके पास नंबर भी है, तो वो जो है वो पूछेंगे उस आधे घंटे में। लिख करके जो आपको दिखाने के लिए जो तरीका बताएगा उसी तरीके से आप मुझे भेजेंगे और मैं बताऊंगा कि अभी कैसे इंप्रूव करना है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो 2 होमवर्क है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आरटीपी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूटीपी। ये दोनों आप लिख करके रखेंगे, अगले क्लास में से आप मुझे बताएंगे और जो लोग लिख लेंगे वो मुझे भेजेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।